सो हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर स्वागत है मेरे आकाश कॉन चैनल में। बेसिकली आज हम लोग सेक्शन सी डील कर रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी सेक्शन बी तक अपलोड हो चुका है, तो चलिए सेक्शन सी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। देखिए इसमें बेसिक इंटीग्रेशन है, ये तो नॉर्मल एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को डील करने के लिए आप इस तरह को बाहर ले लीजिए, 3 - 2x - x²। इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए। रीजन ये है कि x के साथ माइनस नहीं रहने देना है, क्योंकि x² यहाँ माइनस, इसलिए x² के साथ माइनस नहीं रहने देना है। तो -3 हो गया इधर, यहाँ +2x हो गया और यहाँ +x² हो गया। अब यहाँ माइनस हो गया, यहाँ x² आया, +2x हो गया, -3 हो गया। अब जब आप नोटिस करिएगा तो ये जो भी एक्सप्रेशन है इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए एक मेथड होता है, जानते हैं क्या? ये आपको पता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है, ax² + bx + c। तो जो भी इसको आप नॉर्मल अगर देखेंगे तो मान लेते हैं a + b का होल स्क्वायर। मैं आपको बता दें, सिंपल रहेगा, a² + b² + 2ab ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो वही चीज़ है कि अगर ये क्वांटिटी में अगर ये सिंपल x के आगे अगर आपको 2 दिया हुआ है, जो भी x के आगे 2 रहेगा, कोई भी x के आगे जो भी नंबर रहेगा, यानी इसको हम लोग b बोलते हैं ना, ये b बोलते हैं। तो b/2 का होल स्क्वायर करना है, प्लस माइनस करना है। तो अगर 2 है तो 2/2 काटिए, कितना है 1। तो यानी आप इसमें x² + 2x + 1 का स्क्वायर करिए और फिर -1 का स्क्वायर करिए, -3 ब्रैकेट दीजिए, फिर ब्रैकेट खोलिए, यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला बन जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर। x देखिए 1 प्लस, अब सीधे इसको अगर आप होल स्क्वायर करिएगा तो पक्का यही आएगा। देख लीजिए, x + 1 का होल स्क्वायर करिएगा तो x² + 2ab होता है, 2 × a × b और प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर, मतलब हो गया x² + 2x + 1। देखिए मैच कर रहा होगा, देखिए मैच कर रहा है। तो ये चीज़ है, सेम चीज़ है। तो खैर -1 और ये -3, तो इसको सॉल्व किए तो ये हो गया x + 1 का होल स्क्वायर, ये -4। अब आप नोटिस करिएगा तो मैंने माइनस बाहर लिया था ना, इसको आप वापस अंदर दे दीजिए, 4 हो गया, ये -x + 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब आप यहाँ पे इंटीग्रेशन में dx में रूट के अंदर ये चीज़ को क्वांटिटी लिख दीजिए, 4 - x + 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये जो dx है इस 4 का आप क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, -x + 1 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन गया 1/√a² - x² dx। इसका फॉर्मूला होता था sin इनवर्स x/a + c। तो बस सिंपल है, यहाँ पर इसका लिख लीजिए sin इनवर्स x का मान x + 1 और एक जगह दिया 2, ये हो गया +c। ये इसका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, थोड़ा ट्विस्टिंग टाइप का पॉलिटिक क्वेश्चन है। देखिए बोलता है 3 फ्रेंड गो फॉर अ कॉफ़ी, मतलब 3 दोस्त हैं, तीनों कॉफ़ी करेंगे। मान लेते हैं ये मेरा 3 दोस्त है, तीनों दोस्त कॉफ़ी पीने गए, ठीक है, साथ में कॉफ़ी पीने में दे डिसाइड हु विल पे बिल, मतलब तीनों डिसाइड किए कौन बिल पे करेगा। तो भाई ईच टॉसिंग अ कॉइन, मतलब ईच टॉसिंग अ कॉइन एंड देन लेंटिंग देन ऑड पर्सन पे। देखिए यहाँ ऑड पर्सन पे का बड़ा यूनिक बात है। ये क्या ऑड पर्सन पे, जैसे मान लीजिए लोग टॉस करेगा, टॉस का बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी दिमाग में रखिएगा ऑड पर्सन पे। देयर इज नो ऑड पर्सन इफ 3 टॉस प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट। इफ देयर इज नो ऑड पर्सन इन द फर्स्ट राउंड, दे मेक अ सेकेंड राउंड ऑफ टॉस एंड दे कंटिन्यू to do so until there is odd person, and what is the probability that exactly 3 round tosses are made। समझिए, मैं बताता हूँ सिंपल से, एकदम इजी रखते हैं इस क्वेश्चन को। थ्री फ्रेंड है, तीनों कॉफी पीने गए, तीनों ने ये डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे कि जो भी ऑड पर्सन होगा हम लोग बीच में। अब ये ऑड पर्सन कैसे बोला जा रहा है वो समझिए। जैसे तीनों बोला, तीनों टॉस करते हैं, देखिए यहाँ बोल रहा है ना हु विल पे, पहले कौन बिल पे करेगा भैया, तो बोलता है भाई ईच टॉसिंग अ कॉइन एंड लेंटिंग, बस यही तक पढ़ते हैं, हर एक कोई टॉस करेगा कॉइन। मान लेते ये भी, इसके पास भी एक सिक्का रखा हुआ है, ये भी एक सिक्का रखा हुआ है, ये भी एक सिक्का रखा हुआ है। ई फेंकेगा तो इसके भी या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ई भी फेंकेगा तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ई भी फेंकेगा तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ही ना होगा, ओके। देयर इज, अब यहाँ पे बोलता है ऑड पर्सन। मान लेते हैं एक सिनेरियो लेते हैं कि अगर ई फेंका, इसका आ गया हेड, ये फेंका, इसका आ गया टेल, ई फेंका, इसका आ गया हेड, यही ना होगा जी। तो उसके इसमें हेड ज़्यादा मैच कर जा रहा था, सबसे अलग कौन है, टेल वाला। तो ये कहला गया ऑड पर्सन, यानी पहला आदमी, ये होगा हमारा दूसरा आदमी, ये हमारा तीसरा आदमी, यानी दूसरा आदमी पैसा पे करेगा।
अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लेते हैं अगर टेल आ गया, इसका हेड आ गया, तब भी उस केस में टेल का ज़्यादा पॉलिटी हो गया, तो हेड यानी ये ऑड पर्सन हो, यानी तीसरा आदमी पैसा पे करेगा। अच्छा, कोई भी ऐसा केस हो सकता है जिसमें कोई पैसा ना पे करे, हाँ ऐसा हो सकता है, अगर तीनों का टेल आ गया तो पैसा कोई नहीं पे करेगा, अगर हेड आ गया तो कोई पैसा पे नहीं करेगा, क्योंकि कोई ऑड नहीं। तो वही बोलता है कि ऑड पर्सन, पहले समझाएंगे ना ऑड पर्सन पे का मतलब क्या है, कैसे ऑड पर्सन काउंट होगा यहाँ पे। देयर इज नो ऑड पर्सन इफ ऑल थ्री टॉसेस प्रोड्यूस आर सेम। सही है, मतलब कोई भी ऑड पर्सन निकल आएगा जब थ्री टॉसेस प्रोड्यूस सेम, मतलब तीनों टॉसेस अगर सेम हो जाए तो कोई भी मतलब ऑड पर्सन निकल आएगा। यहाँ तक ही मैं होगा, ठीक है, हम लोग समझ गए। इफ देयर इज नो ऑड पर्सन इन द फर्स्ट राउंड हुआ, उसमें कोई ऑड पर्सन नहीं है, मतलब फर्स्ट राउंड हुआ, हो सकता है कि शायद फर्स्ट राउंड में ये आए, मतलब फर्स्ट राउंड में ये आए, ठीक। अच्छा, फिर क्या बोलता है, एंड दे मेक अ सेकेंड राउंड टॉस, फिर उसका सेकेंड राउंड टॉस हुआ एंड दे कंटिन्यू। अब मान लो इस तरह कंटिन्यू, मतलब सेकेंड राउंड में मान लेते ये आ गया, ठीक है, मतलब अब अगर मान लीजिए अगर ये हुआ तो सेकेंड राउंड किया तो यही होगा कि उसके बाद तो थर्ड राउंड खेलना है ना। अब इस पर कंटिन्यू जब तक आ जाता है कंटिन्यू, सो अंटिल देयर ऑड पर्सन आ, तब तक ऑड पर्सन ना आ जाए, ठीक है। तो अगर यहाँ तक हम पढ़े तो सिर्फ ऐसे दो ही केस होता है, बाकी कोई भी केस ले लीजिए, वो पक्का है कि ऑड आएगा, मतलब दो केस में सिर्फ ऑड पर्सन नहीं आ सकता है, या तो टेल आ जाए या तो हेड आ जाए। ओके, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको मांगा क्या पॉलिटी, व्हाट इज द पॉलिटी दैट द एग्जैक्टली 3 राउंड टॉसेज आर मेड, मतलब क्या पॉलिटी होगा कि तीन राउंड हुआ है, ओ मतलब नहीं कि पहला बार में ऑड पर्सन नहीं मिला, दूसरा राउंड में ऑड पर्सन नहीं मिला, तीसरा राउंड में उसको ऑड पर्सन मिला है, इसका पॉलिटी निकालना है। तो हम यही लिख लिए, पॉलिटी लिख लिए, और पॉलिटी ऑफ क्या बोलता है, पॉलिटी दैट एग्जैक्टली 3 राउंड, मतलब मान लेते हैं यहाँ पे 3 राउंड ऑफ टॉसेस आर मेड हुआ है, मतलब ये हुआ है, ठीक है, बहुत सिंपल। तो अगर 3 टॉसेस हुआ है तो हमको यानी पहला बार में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी किसका आया होगा, ऑड पर्सन होगा कि नो ऑड पर्सन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ऑड पर्सन आया होगा, नो ऑड पर्सन, ऐसा समझ लीजिए सिंपल भाषा में, नो ऑड पर्सन, ठीक है, P4 पर्सन इनटू, देखिए पॉलिटी में इनटू देता है, अगर ये भी चाहिए तो इनटू देते हैं, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ नीचे लिखते हैं, फिर थोड़ा सा उसको यहाँ नीचे लिख के, यहाँ इसका यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा जगह के लिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, नो ऑड पर्सन, पहला बार में देखिए कोई ऑड पर्सन नहीं आया, इनटू फिर से किए टॉस, दूसरा बार में नहीं आया, तभी तो तीसरा टॉस कर रहे हैं, 3 टॉस तक गया ना ये, तो फिर से नो ऑड पर्सन, फिर इनटू, अब क्या है, अभी ऑड पर्सन आ गया होगा, अभी इस केस में मान लेते कुछ भी आ गया होगा, ऑड पर्सन आ गया होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड पर्सन। अब देखिए ऑड पर्सन का तो बहुत केस बन सकता है, बहुत एकदम हेड टेल बन सकता है, टेल हेड टेल बन सकता है, हेड टेल बन सकता है, ऐसे बहुत सारा बनेगा। अब इतना सारा बनाने के लिए सबसे सिंपल तरीका बताते, देखिए सबसे पहले आप निकालिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, सिंपल भाषा में आपको नो हेड चाहिए ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड का क्या सिनेरियो होगा, तो नो हेड आप बात कर रहे हैं, नो हेड मतलब सॉरी नो ऑड पर्सन आप निकाल रहे हैं, तो नो हेड में क्या होगा, या तो हेड होगा, या तो उसका टेल आया होगा, यही ना, नो हेड मतलब नो ऑड मतलब नो ऑड पर्सन, तो यही होगा, या तो हेड हो गया, तो टेल होगा। तो इसका इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी 1/2, इसका इंडिविजुअल 1/2, इसका इंडिविजुअल 1/2, समझ रहे हैं ये वाला चीज़, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो हर एक का अगर प्रोबेबिलिटी आप नोटिस करिएगा तो इसका जितना भी प्रोबेबिलिटी होगा इस तरह से काउंट करेंगे, इसको देख लीजिए, है ना। हाँ, तो हेड का 1/2, आप उसी तरह टेल का लिख लिए, से हेड का प्रोबेबिलिटी 1/2, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2, प्लस टेल का 1/2 इंटू 1/2 इंटू, इसको हटाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं 1/2। तो जब आप नोटिस करिएगा तो आपको पता ये चलेगा कि इसको सभी को सॉल्व किए तो ये हो गया 1/8 प्लस 1/8, डैट मीन्स हो गया मेरा 2/8, ठीक है। तो अगर 2/8 लिखें और इसको काटे तो हो गया 1/4, ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ऑड। मगर आपको अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड निकालना और इतना सा रिजल्ट बनेगा तो उससे बढ़िया है कि आप एगो जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ऑड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड इक्वल्स टू होता है 1। तो नो ऑड तो आप निकाल चुके हैं 1/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड चाहते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड के लिए 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड के लिए क्या करिएगा
1 माइनस 1/4। आप इसके साथ एलसीएम ले लीजिए, 4 माइनस 1 दैट मीन्स 3/4 आ गया पॉलिटी ऑफ ऑड। यानी ऑड ऐसे कितने बनेंगे तो 3/4 बनेगा। अब आपको जो मेन क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग काम कर लीजिए। तो पॉलिटी ऑफ नंबर नो ऑड आप पर्सन आप निकाल चुके, नो ऑड कितना है 1/4, तो 1/4। उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए पॉलिटी ऑफ नो ऑड, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना जी। इसके बाद ही नहीं यहाँ पहुँचे हैं, तो ये नो ऑड का कितना है 1/4 इंटू पॉलिटी ऑफ ऑड, ऑड का कितना हो जाएगा 3/4। तो इसका हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 3, यानी इसका ये आंसर हो गया। तो नोट कर लीजिए इसको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। ये 27 का और क्वेश्चन है, फाइंड द मीन, मीन निकालना है। जब भी मीन आ जाए तो मीन तो हम लोग सिनेरियो प्रोबेबिलिटी में ही निकालते हैं, जिसमें सबसे पहले हमको एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना पड़ता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में यहाँ पे हमारा होता है अपना एक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं रैंडम वेरिएबल, यानी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है। और यहाँ इसी का हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो जैसे मान लेते हैं जो भी प्रोबेबिलिटी होगा इसका यहाँ निकाल के लिखेंगे। अगर आपको मीन निकालना है, मीन बोलिए एक्सपेक्टेशंस बोलिए जो बोलिए, तो अगर मीन निकालना है तो इसको इससे जो भी होगा इसका आंसर को इससे गुना करेंगे और गुना करके जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं, समझते हैं। देखिए बहुत सिंपल है। फाइंड द नंबर ऑफ मीन ऑफ अ डिफेक्टिव। देखिए किसका निकालना है, डिफेक्टिव आइटम। क्वेश्चन का हीरो ये है, याद रखिए, चर्चा आपको इस पे ये है हीरो। तो यानी डिफेक्टिव आइटम निकालना है। इन अ सैंपल स्पेस 2 आइटम आर ड्रॉन, 2 आइटम ही आपको निकालना है 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि जैसे मतलब समझिए कि आप निकालें और फिर दोबारा फिर से निकालिए, उसको रख के नहीं निकालें, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, विदाउट रिप्लेसमेंट, इसको दिमाग में रखेंगे। फ्रॉम एन अर्न मतलब कोई बैग हो, कुछ भी समझ लीजिए। कंटेनिंग 6 आइटम, मतलब एक अर्न है जिसमें 6 आइटम रखा हुआ है। इस टोटल में 6 आइटम है, इसमें विच इंक्लूड 2 डिफेक्टिव। अच्छा देखिए 6 में से 2 डिफेक्टिव है, तो 4 कैसे होंगे, 4 नॉन डिफेक्टिव होंगे। नॉन डिफेक्टिव मतलब जो खराब नहीं है। तो एज्यूम दैट द आइटम ऑफ द आइडेंटिकल सब सेम सब सेम है, ठीक है। तो आपको बेसिकली पॉलिटी मेन मीन निकालना डिफेक्टिव ही आइटम का। तो चलिए मान लेते हैं थोड़ा सा हम पॉलिटी लिखना चाहें, अगर डिफेक्टिव आइटम के लिए अगर लिखें तो डिफेक्टिव होना चाहिए 2 है, तो 2 और टोटल बल्ब कितने हैं 6। और नॉन डिफेक्टिव का अगर हम पॉलिटी लिखना चाहें तो नॉन डिफेक्टिव के लिए प्रोबेबिलिटी हो जाना चाहिए 4/6 हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ तो क्लियर है। ये क्या होता है, ये रैंडम होता है, यानी चुनना। आप क्या किए, आप 2 बॉल चुने, देखिए ना लिखे लो 2, 2 बॉल आप ड्रॉन किए। तो अगर आप पहला बार मान लेते हैं एक बॉल निकाले, बल्ब निकाले, जो भी है, ठीक है। क्या एक से डिफेक्टिव में आइटम, कुछ आइटम है ना, ओके। आप मान लीजिए कोई आप आइटम निकाले, 2 बार निकालना आपको। तो पहला खराब में समझे, बल्ब का एक लॉट है, खराब बल्ब निकालना, फ्यूज बल्ब, तो पहले बार डाले, आपको 2 बार निकालना है। तो पहला बार निकाले, हो सकता है कि वो बल्ब सही निकल जाए, तो सही निकला तो खराब निकला, आपका पहला बार में नहीं निकला, तो हो सकता है कि मेरा 1 बार खराब ना निकले। फिर आप नेक्स्ट बार निकालें, तो हो सकता है कि मतलब आपको 2 बार निकालना है। इसको समझिए, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। 2 बार निकालना है, 2 बार में हो सकता है कि आपको दोनों बल्ब सही निकल गया। दोनों बल्ब सही निकलने का मतलब क्या है, एक भी खराब नहीं मिला, 0 खराब, क्योंकि आपको खराब में ही बात करना है, हीरो आपके ही है, उसी पर रैंडम वेरिएबल लिखना है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट बार निकालें, तो हो सकता है कि एक आपको अच्छा मिल जाए, एक खराब मिल जाए, मगर हमको बात करना है किसका, खराब का ना। तो खराब मिला ना, कितनी बार मिला आपको, 2 बार में, 1 बार तो मिला ना, तो 1 हो गया। हो सकता है एक बार क्या सकता है कि दोनों बार हमको खराब ही मिल गया। जैसे शुरुआत में देखिए, शुरुआत में दोनों बार खराब मिला था कि मतलब सॉरी, शुरुआत में मान लीजिए आप दोनों निकाले, दोनों अच्छा निकल गया, दोनों अच्छा निकल गया। तो दोनों अच्छा निकलने मतलब क्या है, बात किसका कर रहा है, डिफेक्टिव का। तो डिफेक्टिव क्यों को मिला, नहीं मिला जी, 0 डिफेक्टिव। अगला केस हुआ, तो आप दोनों 2 बार निकालना था, तो एक बार में मान लीजिए अच्छा निकल गया, एक बार में खराब निकल गया। तो उस मेनली हमको खराब बात करना, खराब निकला ना क्या बात, तो हो सकता है कि 2 बार में मेरा 1 बार खराब निकला होगा। और नेक्स्ट बार में एक और केस हो सकता है कि मेरा दोनों बार खराब निकल गया, तो मतलब हो सकता है कि मेरा 2। तो ऐसे पॉसिबिलिटी होती है कि हम पहला बार ट्राई लिए, सर 1 बार खराब नहीं निकला, मतलब 3 बच्चे हैं, समझिए, ऐसे समझिए ना, बहुत सिंपल भाषा में समझाते हैं। अगर आपकी चीज़ समझ में आए तो थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिएगा वीडियो, ठीक है। जिनको दिक्कत हो तो उन पर डिटेल। 3 बच्चे हैं, तीनों को सेम कहा गया, ये दोनों को 2-2 चांस दिया गया निकालने के लिए। ये गया निकालने, इसको दोनों बल्ब अच्छा मिल गया, अरे वाह,
दोनों बल्ब अच्छा मिल गया, मतलब इसको डिफेक्टिव आइटम कितना मिला, क्योंकि डिफेक्टिव बाद में डिफेक्टिव आइटम कितना मिला, ई बोलेगा, ई बोला आकर के हमको ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। मान लेते हैं ये मास्टर है हम, है ना, मान लेते हैं हम यहाँ पे मास्टर बैठे हुए हैं, ये आके रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये चीज़ें हम सुन रहे हैं। बाबू तुमको कितना मिला, ठीक है, ये मान लीजिए 1 है, ये कोई राम होगा, ये कोई श्याम होगा, है ना, कोई ये मान लेते हैं, चलिए पर्सन मान लेते हैं, पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी। पर्सन ए आके बोला ए बाबू तुमको कितना मिला, खराब, तो इसको तो दोनों अच्छा मिला ना, दोनों अच्छा मिला, दोनों अच्छा। तो बोला सर हमको तो एक को खराब नहीं मिला, खराब का बात करना, एक को खराब नहीं मिला, 0 खराब, समझ गया। ई गया निकालने, इसको भी 2 बार मौका दिया था निकालने, ई गया निकालने, एक को सही मिल गया, वो खराब मिल गया। तो क्या बोले ए बाबू तुमको क्या क्या वो खराब मिला, तो बोला सर हमको तो एक को खराब मिला, तो 1 ई गया, इसका इतना किस्मत खराब, इसको दोनों खराब मिल गया। ए तुमको क्यों खराब मिला, तुमको सर दोनों खराब मिल गया, तो इसलिए 2। तो ऐसे भी पॉसिबिलिटीज होते हैं कि तीनों क्या क्या केसेस हो सकता है, तो उसको रैंडम भी बोलते हैं, 0 1 2 हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। अब इसका प्रोबेबिलिटी लिखना है, तो बहुत सिंपल प्रोबेबिलिटी है। ई आकर के मान लेते हैं बहुत सिंपल भाषा में, अगर ए आकर के बोल रहा है मास्टर को सर हमको दोनों अच्छा मिला, तो दोनों अच्छा मिले का मतलब क्या है, इसको डिफेक्टिव मिला कि नॉन डिफेक्टिव मिला, तो सर जी इसको तो नॉन डिफेक्टिव मिला, यानी इसको दोनों केस में क्या मिला, नॉन डिफेक्टिव, और ये इनटू में नॉन डिफेक्टिव, यानी ये भी चाहिए, तो ऐसे लिखते हैं नॉन डिफेक्टिव। ई आके बोला, ई बच्चा आके बोला, इसको क्या मिला, इसको तो बोला ना एगो अच्छा है वो खराब, तो सर ये बोला सर हमको तो एगो खराब मिला है, तो हो सकता है इसको शुरुआत में अच्छा मिल गया होगा, मतलब अच्छा मतलब नॉन डिफेक्टिव बल्ब, फिर उसके बाद हो सकता है इसको डिफेक्टिव बल्ब मिला होगा, या तो यानी प्लस देना, देखिए प्लस, या तो इसको शुरुआत में डिफेक्टिव मिला होगा और बाद में नॉन डिफेक्टिव। तो प्रोबेबिलिटी को ऑर्डर मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। पहले बार में देखो उसको 2 को तो मिला, तो एगो खराब एगो अच्छा है, हो सकता है इसको पहला अच्छा मिला होगा फिर खराब मिला होगा, या तो इसको दूसरा पहले बार में खराब मिला होगा दूसरा अच्छा मिला होगा, यानी सही गलत गलत सही, समझ में आए। तो शुरुआत में नॉन डिफेक्टिव, फिर उसके बाद उसको डिफेक्टिव मिला, फिर बाद में डिफेक्टिव, फिर एगो नॉन डिफेक्टिव, है ना, नॉन डिफेक्टिव तो समझ में आ ही रहा होगा। ये लास्ट वाला केस में तो ये तो इसका भी किस्मत इतना खराब कि इसको दोनों केस में क्या मिलेगा, डिफेक्टिव इंटू डिफेक्टिव, यानी कि क्योंकि डिफेक्टिव बात करें, डिफेक्टिव इंटू डिफेक्टिव। अब इसका प्रोबेबिलिटी लिखना है, नॉन डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या होगा। अच्छा देखिए ये वाला केस में प्लस क्यों दिया है, प्लस इसलिए दिया है कि या तो ये होगा, या तो इसको शुरू में खराब मिला होगा बाद में अच्छा, या तो शुरू में मतलब उसको मतलब शुरू में खराब मिला होगा फिर बाद में उसको नॉन डिफेक्टिव मतलब अच्छा मिला होगा, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। नॉन डिफेक्टिव मतलब उसको मतलब नॉन डिफेक्टिव मतलब समझ रहे हैं सही मिला होगा फिर गलत, या तो उसको फिर गलत मिला होगा फिर सही, तो ऐसे समझ लीजिएगा। तो नॉन डिफेक्टिव का क्या होगा, तो जब आप सोचेंगे नॉन डिफेक्टिव, तो नॉन डिफेक्टिव मैंने प्रोबेबिलिटी लिखा है, देखिए कितना लिखा है 4/6। चूंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, विदाउट मतलब आप इसको निकाल लिए, एगो बल्ब निकाल लिया, दोबारा निकाल रहे हैं, तो दोबारा निकाल रहे हो तो ये क्या निकल रहा है, देखिए तो नॉन डिफेक्टिव निकल रहा है ना। तो आपका नॉन डिफेक्टिव कितना था, नॉन डिफेक्टिव आपका टोटल कितने थे, 4 थे, तो 4 में से फिर नॉन डिफेक्टिव निकला है, तो नॉन डिफेक्टिव मिला तो 4 में से 1 कम हो जाएगा 3, और टोटलिटी बल्ब कितना, एगो तो निकाल कर पॉकेट में रख लिया ना, तो टोटल तो 6 था, तो बचा कितना बल्ब, 5 बल्ब बचा, समझ गया आगे। अब इसके लिखना चाहते हैं नॉन डिफेक्टिव कितना, देखिए नॉन डिफेक्टिव 4/6 तो आप लिखिएगा 4/6, मगर आप जब नोटिस करिए अगला बार है डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव को कितना लिखे हम 2/6, तो आप इजीली आराम से इनटू 2 तो लिखिएगा, क्योंकि इस डिफेक्टिव आप नहीं निकालिए, डिफेक्टिव अभी 2 का 2 है, 2/, बट टोटलिटी में बल्ब घट जाएगा तो 5 हो जाएगा, क्योंकि एक बल्ब तो आप हटा चुके हैं ना। बात समझे कि नहीं समझे, क्लियर है। तो ऐसे समझिए, शुरुआत में आप निकालें 4/6 का प्रोबेबिलिटी, क्योंकि आपको नॉन डिफेक्टिव 4/6, अब दोबारा जब निकालने गया तो टोटल में एक बल्ब घट गया, बट डिफेक्टिव तो था ना 2, नेक्स्ट टाइम प्लस, इसके बीच में प्लस देना है। अब फिर किसका लिखना है, डिफेक्टिव का, तो डिफेक्टिव कितना है, डिफेक्टिव लिखे 2/6, डिफेक्टिव लिखे 2/6 इनटू अब नॉन डिफेक्टिव लिखना आता है, तो नॉन डिफेक्टिव कितना, नॉन डिफेक्टिव देखिए 4 है, बट टोटलिटी में बल्ब घट जाएगा, टोटलिटी में कितना हो जाएगा, टोटलिटी में 5 हो जाएगा। तो बेसिकली दोनों सेम ही है, देखिए यहाँ पर देखिए 2/6 है, ये भी 2/6 है, और ये 4/5 है, तो 4/5 है, तो सेम ही है एक तरह से देखिए तो, है ना। अब यहाँ डिफेक्टिव कितना देखिए, डिफेक्टिव 2/6, तो आपने लिखा 2/6, फिर आपको डिफेक्टिव ही निकालना, तो डिफेक्टिव से 1 तो निकल चुका है, तो डिफेक्टिव में 2 था, 1 निकल चुका, तो फिर से कितना बचा 1, और फिर टोटलिटी में एक बल्ब घट जाएगा, तो मतलब कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आई होप आपको इसको समझ में आया होगा। तो इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं, अभी बेसिकली मीन निकालना है पूरा, ओके। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग,
ओके ना, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें बढ़िया से 0 1 2 मतलब 1 2, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इस सिंपल 4 से इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये 4 3 जा 12 हो गया है ना, अब 5 6 जा 30 हो गया है ना। फिर यहाँ से इसको कर लीजिए, ये 8 हो गया, आइए यहाँ से 30 हो गया, अब प्लस यहाँ पे देखिएगा तो ये भी 8 और 30 ही होगा, तो 8 और 30। अब यहाँ से देखिएगा तो ये 2 हो गया और ये 30 हो गया। तो सिंपल में अगर आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये तो सेम है, तो इतना हो जाएगा 16/30 हो जाएगा। तो इसको लिख लीजिए 16/30। अब इजीली इसको इससे गुना करिए, इसको इससे गुना करके जोड़ दीजिए, बस यही ऐसे मीन निकलता है। तो मीन निकालने के लिए 0 × 12/30 प्लस 1 × 16/30, मतलब इसको इससे गुना करना है ना, और प्लस इसको इससे गुना 2 × 2/30, तो ये हो गया 0 प्लस 16/30 प्लस 4/30, तो ये हो गया 30। अब ये 16 और 4 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 20। अब इसको काट दीजिए, तो यानी 2/3 आपका मीन आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 डील करते हैं। देखिए बेसिकली 28 में क्या है, देखिए π/6 π/3 dx 1 प्लस √tan x है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो अगर आप नॉर्मल तरीके से सोचेंगे तो tan को हम लोग क्लास 10 के अकॉर्डिंग सॉल्व करते ही थे, शुरुआत से सॉल्व करते थे कि tan को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं साइन बाय कॉस में। तो जनरली पहले इसको ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मान लेते हैं अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये π/6 हो गया, ये π/3 हो गया, ये dx को यहाँ से हटा करके थोड़ा सा इधर साइड में लिख दीजिए, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। अब 1 प्लस इस रूट के अंदर को tan को क्या लिख सकते हैं, sin x बाई आप cos x लिख सकते हैं। फिर इंटीग्रेशन बाद में हम देखिए π/6 और π/3 लिख देंगे, अभी खाली ऐसे भरोल बताते जा रहे हैं, देखते जाइए। ये रूट के अंदर यहाँ पे sin x, फिर रूट बढ़ गया क्योंकि रूट तो बढ़ जाता है, फिर cos x हो गया। अब ये एलसीएम ले लीजिए इसके साथ, तो ये हमने एलसीएम तो हो गया √cos x, फिर यहाँ पे हो गया √cos x प्लस √sin x, यहाँ पे है dx, ये ऊपर चल जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा √cos x बाई √cos x प्लस √sin x और ये dx। अब जो भी था लिमिट आप लिख दीजिए π/6 से π/3, सब में भी रहेगा बट अभी थोड़ा हम बता रहे हैं इसलिए जल्दी बता रहे हैं। अब देखिए इसमें बेसिकली इस तरह का क्वेश्चन में एक इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी लगेगा, इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। तो इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी ये था कि अगर a से b रहे और आपका फंक्शन f(x) रहे तो आप इसको f में a प्लस b माइनस x dx लिख सकते हैं, ठीक है। और ये करने के बाद ये जो है ये एक इंटीग्रेशन, तो मैं इस मान लेते हैं इंटीग्रेशन को i मानता हूँ, तो ये i हो गया। अब आप इंटीग्रेशन लगाने से पहले यानी ये जो प्रॉपर्टी इसको लगाने से पहले इसको 1 मान लीजिए और फिर आप प्रॉपर्टी लगाइए। तो प्रॉपर्टी लगाने के बाद देखिए फायदा बहुत होगा कि ऐड करते हैं। तो देखिए कैसे इसको लगाते हैं, तो ये आई है प्रॉपर्टी आप लगाइए π/6 और π/3 इसमें लगाइए। तो मतलब देखिए मतलब इन दोनों को जोड़ के जहाँ भी x रहे इन दोनों को जोड़ के -x लिखना है। तो π/6 π/3 जोड़ के x में आपको माइनस में लिखना है। तो i = रूट अंडर इंटीग्रेशन के अंदर ये कॉस है तो आपने लिखा कॉस, और यहाँ पे सिंपल π/6 प्लस π/3 माइनस x, और फिर नीचे आ जाइए तो रूट अंडर सेम कॉस के साथ कॉस π/6 प्लस π/3 माइनस x ब्रैकेट बंद किए, अब प्लस फिर रूट अंदर कॉस साइन के साथ करिए साइन π/6 प्लस π/3 माइनस x, ये हो गया dx। तो i = इंटीग्रेशन रूट अंडर ये कॉस हो गया। देखिए π/6 और π/3 जोड़िएगा तो इजीली 3π/2 आपको 6 को कट के आपका π/2 आएगा इन दोनों को जोड़ने से, फिर माइनस x हो गया, फिर नीचे रूट अंडर कॉस वही π/2 माइनस x प्लस रूट अंडर साइन, फिर ये हो गया आपका π/2 माइनस x और ये आपका dx। तो i = इंटीग्रेशन इस कॉस किए तो क्या हो गया इसका आपका sin x आ गया, नीचे वाला किए तो क्या हो गया कॉस का sin x हो गया, ठीक है। और यहाँ पे प्लस में क्या बच गया cos x हो गया। देखिए ना cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा और फिर sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, ये हो गया मेरा दूसरा इक्वेशन dx साथ में। तो बस ये इक्वेशन ऐड कर दिए। देखिए लिमिट हम अब लास्ट में लगा देते हैं
शुरुआत से आप लोग लगाते आइएगा, ठीक है। अब दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों इंटीग्रेशन जोड़ेंगे, 1 और 2 दोनों को ऐड करेंगे। एडिंग 1 और 2 को अगर जोड़े आपने तो 2y बना। 2y के बाद इंटीग्रेशन π/6 से आपका π/3। अब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो जब मैं यहाँ लिखा देखिए cos x, मतलब बेसिकली देखिए आई मिल के 2y हो गया। ये वाला चीज़ ऐड कर रहे थे, ये वाला चीज़ में तो दोनों सेम लिमिट है तो एक ही इंटीग्रेशन दे रहे हैं। ये सिंपली यहाँ पे ये π/3 है ना, और ये सिंपल रूट cos x, यहाँ पे हो गया रूट cos x प्लस रूट sin x, अब प्लस ये वाला रूट sin x, और नीचे आ गया आपका रूट sin x प्लस रूट cos x, ब्रैकेट बंद कर दीजिए और dx दे दीजिए, दोनों dx था। अब इसको ऐड करिए, तो जब आप ऐड करिएगा तो जब मान लेते हैं हम ऐड करते हैं ये 2y इक्वल्स टू, जब ऐड करिए तो देखिए नीचे तो सेम है, रूट cos sin x रूट cos x रूट cos x रूट sin x सेम है, तो आप सिंपली इसको ये को लिख सकते हैं रूट sin x प्लस रूट cos x x, और फिर cos x प्लस sin x रूट cos x प्लस रूट sin x, और यहाँ पर ये dx देखिए ये सेम ही रूट sin x cos x रूट sin x सेम ही कट गया, तो क्या बचा 2y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx। लिमिट जो था लिमिट बैठा दीजिए π/6 से π/3। अब 2i इंटीग्रेशन इसका dx का इंटीग्रेशन करिए, dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट कितना बैठा π/6 से π/3, तो 2i इक्वल्स टू, अब अपर माइनस लोअर, तो x में बैठेगा π/3 माइनस π/6। अब आराम से इसको आप सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा आपका, ये ऐसे में ये 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2π माइनस पाई, तो 2i इक्वल्स टू π/6, तो डेट मीन्स i इक्वल्स टू π/12। तो ये आपका आंसर हो गया इसका, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए 28 का और नंबर क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए कभी भी मॉड आपको दिखे ना, मॉड का इंटीग्रेशन, तो इसमें एक ही प्रॉपर्टी लगता है, हमेशा याद रखिए। ए से बी आपको दिया हुआ है, मान लेते कोई एफ है, ए से बी के बीच में, यानी ए से बी का लिमिट की कोई बीच में कोई एग्जिस्ट करेगा, जैसे ये ए है ये बी है, इसके बीच में कोई नंबर रहेगा। जैसे मान लेते हैं आपने 1 लिखा 5 लिखा, तो 5 के बीच में 3 होगा, 2 होगा, कुछ भी हो सकता है। तो मान लेते हैं ए का 5 के बीच में मान लेते हैं 2 आता है, तो उसके इसमें इसी इंटीग्रेशन कैसे लिखेगा, ए से बी के बीच में कोई सी एग्जिस्ट करेगा, तो ए से सी प्लस सी से बी, और जो भी एफ एक्स है वो आपका एफ एक्स, और यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स, और जो इसके बीच में अगर पॉजिटिव नेगेटिव हो तो उस हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव लगा लेंगे। देखते हैं, बताते हैं। जैसे 1 से मान लेते हैं 2 है, तो आपने 1 से 2 लिखा, ये 1 से 2, फिर 2 से 5 है तो आपने 2 से 5 लिखा, यानी यही प्रॉपर्टी लगता है। अब इस प्रॉपर्टी को इसमें कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए ये मॉड है, वो बीच वाला नंबर कैसे ढूंढेंगे, 0 से 4 के बीच में कौन सा होगा, तो इस मॉड को x-1 को 0 बराबर रखिए, x बराबर 1 आ गया, तो यानी यही वो लाइन, यही वो नंबर है, ये 0 ये 4 ये 0 4, और उसके बीच में कौन सा नंबर आ गया आपका 1 आ गया। अब आप इंटीग्रेशन बहुत इजीली ले सकते हैं, इंटीग्रेशन आप 0 से 1 लिखिए, 0 से 1, और उसकी बीच में जो फंक्शन है x-1 लिखिए यहाँ dx, प्लस फिर इंटीग्रेशन 1 से, देखिए 1 से 4, और फिर जो इंटीग्रेशन है आप वो लिखिए x-1, और यहाँ पे आ गया dx। अब थोड़ा आप सोचिए कि 0 से 1 के बीच में कोई भी एक वैल्यू लेंगे तो वो फंक्शन क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा पॉजिटिव बनेगा, ये देखना है। देखिए 0 के अगर बराबर नहीं, 0 और 1 के बीच में अगर आप 0.5 रखते हैं तो 0.5 माइनस 1 ऑब्वियसली माइनस 0.5 होगा, तो निगेटिव आ रहा है ना, यानी ये फंक्शन निगेटिव बनेगा, तो इसलिए बाहर से आपको माइनस देना होगा। 1 से 4 के बीच में कोई भी वैल्यू रखिए वो आपको क्या देगा, प्लस देगा। तो इस तरह से आपको नेगेटिव पॉजिटिव को ध्यान रखना है। अब आप इंटीग्रेशन माइनस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका माइनस एक्स, ये हो गया 0 से 1, यहाँ हो गया dx, अब प्लस, अब ये x-1, ये आपका dx, ये हो गया 1, ये हो गया 4। मान लेते हैं कि ज़रा 1 है तो 1 का तो आप x लिख लीजिएगा इंटीग्रेशन, माइनस x का पावर 1 है तो x का पावर 2/2 लिख लीजिएगा। अब ब्रैकेट बंद करके 0 से 1 लिमिट बैठाइएगा, प्लस फिर x है तो x का स्क्वायर बाई 2, ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस, अब फिर यहाँ पर x, अब फिर ऐसे बंद करके 0 से 1। बात समझे, ये लिमिट्स ऐसे करके अब आप इजीली क्या कर सकते हैं, सेपरेट आप इंटीग्रेशन मतलब लिमिट लगा सकते हैं। तो इसमें अपना लिमिट लगाइए ना, इसमें लिमिट लगाए, मान लेते हैं ये देखिए 0 से 1 है
तो x में एक बार क्या बैठेगा, 0 से मतलब 1 माइनस 0, तो मान लेते हैं 1 माइनस 0 बैठा, ठीक है। मतलब एक बार आप काम लो, ऐसे कर लो, आप एक बार 1 पूरा में बैठा लो, तो यहाँ पे 1 बैठा 1, ओके, फिर माइनस माइनस, फिर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा बाई 2, ये हो गया आपका अपर। अब लोअर में 0 0 बैठेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मतलब इसको ले दे के इस पूरे का तो 1 माइनस 1/2 है, प्लस है तो प्लस। अब ये बैठाइए, जब ये बैठाएंगे हम तो एक बार पूरे में वही, तो 1 का स्क्वायर किए तो 1/2, फिर माइनस है तो माइनस, फिर 1 है तो 1, अच्छा फिर 0 का तो कोई सेंस नहीं, अच्छा सॉरी, ओके, इसका लिमिट 1 से 4 है ना, ओके, ये 1 से 4 हो गया, ओके, सॉरी, हाँ, तो 4 बैठाइए। जनरली ये यहाँ पर 0 से 4 है, तो यहाँ पर x का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 4। अब यहाँ पे माइनस दीजिए, 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 1, ये बंद कर दीजिए ब्रैकेट, एकदम सिंपली तरीके से बंद कर दिए। अब सॉल्व करिए, 1 में से हाफ जाएगा तो आपका हाफ ही बचेगा, चलिए प्लस। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करिए, 4 का स्क्वायर करेगा तो 16 बाई 2 करेगा तो 8 में 4 घटाएगा तो 4, इसको सॉल्व करें तो 4 है, माइनस 1 का स्क्वायर करिएगा तो हाफ ही होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, हाफ प्लस 4 और 1 5 में से हाफ गया 1/2 प्लस। अब देखिए 5 है, ये दोनों कर लीजिए, एकदम सिंपली आप दिखा रहे हैं। जिनको दिक्कत होता है इस सब में भी वही बता दे रहे हैं, एलसीएम लीजिए, यहाँ 2 हो गया। बहुत से ऐसे बचे उनको एलसीएम लेने में दिक्कत हो जाता है, तो ये 1 से 2 यहाँ पे 10 हो गया, 10 माइनस 1 हो गया, तो ये हो गया आपका 9/2, ठीक है। तो 5 में से 1/2 आप यहाँ एलसीएम ले लीजिएगा 2, तो सिंपल 2 10 और इससे 9/2, यानी आप यहाँ पे 9/2 तो जोड़िएगा तो 2 1 + 9 दैट मीन्स 10/2 कट के कितना आ गया 5, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है तो बहुत सिंपली है। क्या करते हैं, सबसे पहले dy/dx का फॉर्मूला बनाते हैं। तो हम यहाँ पे y dx लिखे, इसका टू माइनस से इधर किए तो माइनस हो गया x माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे dy हो गया। अब यहाँ है dx/dy नीचे कर दिए, और यहाँ पे हो गया माइनस, मान लेते हैं मल्टीप्लाई किए होंगे तो इसको माइनस x है, ये प्लस वाई स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से हमने y लिख लिया, dx/dy लिख लिया। अब यहाँ पे जब आप नोटिस करिएगा तो ये इसको हम वाई स्क्वायर माइनस एक्स भी लिख सकते हैं इजीली। अब इसको y से यहाँ से हटा के इसको डिवाइड में डाल देते हैं, तो ये हो गया dx/dy, ये हो गया dx/dy इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बाई वाई माइनस x/y, ये और ये कट गया, तो ये हो गया dx/dy इक्वल्स टू वाई माइनस x/y। अब इसको इधर ले आइए, जब हम dx/dy प्लस x/y को इधर ले आए तो ये y हुआ। हम ऐसा क्यों किए, देखिए लीनियर है, लीनियर में 2 फॉर्म होता है, लीनियर में वो dx/dy वाला फॉर्म होता है। अब हम मान के चल रहे हैं, आप लोग इससे पढ़े हुए हैं, बहुत कुछ आपको आइडिया है। तो dx/dy है प्लस p होता है, अब p के साथ x होता है इक्वल्स टू q होता है, तो यहाँ x बिल्कुल ले जाता है, तो इसीलिए हमने यहाँ x का क्वांटिटी बनाया, यहाँ पे हमको y और ये x मिला, समझे। इस तरह का फॉर्मेट हमने बनाया, तो जिससे ये p मिला, q मेन p ही होता है, p मिल जाएगा, q मिल जाएगा, तो आपको एक if निकालना पड़ेगा। जनरली if को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका फॉर्मूला होता है e पे पावर p dx होता है, और आपका अगर y के टर्म में यहाँ चल रहा है तो dy रहेगा, क्योंकि यहाँ नीचे y है तो y के टर्म में रहेगा, ठीक है। अब यहाँ जनरली इसका फॉर्मूला निकालिएगा, जैसे हम मान लेते हैं हमने बात किया, जैसे जो भी होगा तो यहाँ पे if इंटू, अगर आपको जो फॉर्मेट y है तो आपने x लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे if इंटू, अब यहाँ पे q इंटू किसके रिस्पेक्ट में, dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, तो ये जनरली फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो हमको पता ये चलेगा कि जैसे यहाँ से p का मान हो गया 1/y, देखिए यहाँ से q का मान हो गया y, ठीक है। अब यहाँ से हमको if निकालना है, if इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि e होता है, इस पर इंटीग्रेशन होता है, p होता है, p 1/y, यहाँ पे हमारा dy, समझ को गया। if इक्वल्स टू e टू पावर इंटीग्रेशन 1/y dy। अब आप इसको इंटीग्रेशन करिए, तो if इक्वल्स टू e टू दी पावर क्या हो गया आपका log y। अब आपको पता है कि e log जब भी रहता है ना, e पे जब भी log रहे तो ये पूरा हट के y हो जाता है, मतलब if इक्वल्स टू y हो गया। कुछ भी रहे log के साथ कुछ भी रहे,
इवन हाथी भी रहे ना, हाथी मान लीजिए लॉग हाथी, ई लॉग हाथी, तो ई लॉग हट जाएगा, खाली हाथी बचेगा। ठीक है, चलिए समझ में आया। तो आई एफ इक्वल्स टू वाई हो गया। अब ये जो आई एफ इक्वल्स टू जो वाई हो गया, वाई आई एक्स का मान बैठा दिए इसमें, तो वाई इंटू एक्स का एक्स बैठा दिए, इंटीग्रेशन आई एफ का मान क्या आया था आपका, वाई इंटू क्यू का मान क्या हो गया, क्यू का मान हो गया वाई, इंटू में डी वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है डी वाई, तो यहाँ हो गया वाई एक्स, यहाँ हो गया वाई स्क्वायर डी वाई। अब हम जरा सॉल्व करते हैं, तो वाई एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई टू डी पावर 3/3 प्लस सी हो गया। और क्या ही सॉल्व करना अब, सिंपल। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए 29 का और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत से मोस्ट ऑफ द में डिफ़िकल्टीज क्या होता है कि हम लोग को समझ में आता है कि लीनियर है, होमोजीनियस है, सेपरेशन है, तो इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी आप बना हुआ है। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे डील करें, सबसे सिंपल सा एक तरीका। ठीक है, कि अगर ये x है, ये y है, ये एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर है, इसका पावर देखिए कितना है 1, इसका पावर देखिए कितना 1, और एक्स स्क्वायर के अंदर रूट है, तो आप जानते हैं एक्स स्क्वायर और रूट कट जाता है, बट वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में रूट ये नहीं कट सकता है। मगर हम लोग ना चेक करने के लिए एक तरीका लेते हैं कि ये रूट है के अंदर ये स्क्वायर है, तो मान के चलते हैं इसका पावर 1 ही है, वाई भी का है पावर 1 ही है, जैसे कि सब इसका 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका 1, अगर सभी का पावर सेम है तो मतलब वो होमोजीनियस है। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मेट में बनाते हैं। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले आप जरा नोटिस करिए, ये एक्स डी वाई है, ये वाई डी एक्स है, अब यहाँ डी एक्स है, तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो उसको उधर करते हैं, एक्स डी वाई, ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे डी एक्स प्लस वाई डी एक्स आ गया। अब यहाँ से इसमें से डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो एक्स डी वाई, मैंने डी एक्स कॉमन ले लिया, रूट के अंदर मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई बच गया। अब यहाँ पे डी वाई बाय मैंने डी एक्स लिखा, ये मेरा एक्स हो गया, और जब यहाँ पर देखे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब जरा नोटिस करिए, तो मैं एक्स को डिवाइड में डाल सकता हूँ, तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड में मैं एक्स लिख दिया। ठीक है, ओके। अब हम डिवाइड में एक्स तो लिख दिए हैं, तो इसमें अगला स्टेप क्या होता है होमोजीनियस के लिए डिवाइड डी तो फॉर्मूला। अगला स्टेप, ये स्टेप्स याद रखिए, बस स्टेप्स याद रखिए। स्टेप्स क्या है कि जितना डिग्री आ रहा था, डिग्री सबको 1 आ रहा था, तो जैसे नीचे क्या चल रहा है फॉर्मेट, एक्स का फॉर्मेट चल रहा है, तो एक्स का ही पावर 1 से थ्रू आउट सबको डिवाइड डाल दीजिए। अगर पावर 2 चलता, मान लेते जैसे यहाँ 4 होता, यहाँ पावर 2, जैसे यहाँ पे 1 मिनट, वही तो y है ना, ओके। अगर ही पावर अगर 2 चलता है, यहाँ भी 2 चलता है, तो हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड देते हैं। जबकि हम देखें थ्रू आउट डिग्री सब कितना 1, तो हमने 1 से डिवाइड दिया, तो सबको 1 से डिवाइड दे दिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको भी मैंने एक्स से डिवाइड कर दिया, y है इसको भी मैंने x से डिवाइड कर दिया, और नीचे मेरा x है इसको भी मैंने x से डिवाइड कर दिया, ये और ये कैंसिल हो गया। तो मेरा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू मेरा, ये देखिए ये रूट के अंदर तो नहीं जा पाएगा, तो इसको रूट के अंदर भेजने के लिए एक तरीका, ये x को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके नीचे क्या है x, इसको स्क्वायर डाल के रूट डाल सकते, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। अब ये इस पर भी रूट, इस पर भी रूट है, तो होल रूट हो गया क्या, ये तो फिर होल रूट हो जाएगा, तो ये होल रूट हो गया। तो देखिए एक्स स्क्वायर अंदर चल गया ना, अब अंदर चल गया तो आराम से इसको बांट सकते हो, नीचे तो कट ही गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाई बाई एक्स हो गया। अब ये इसको बांटिएगा, इसको बांटिएगा, जब डी वाई बाई डी एक्स लिखिएगा तो इसको बांटिएगा, तो ये एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर तो होगा, प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर होगा, और साथ ही प्लस में आपको क्या आ जाएगा, आपको वाई बाई एक्स आ जाएगा, ये और ये कट गया। आप डी वाई बाई डी एक्स लिखिए, बराबर में रूट के अंदर 1 प्लस क्या लिखिएगा, वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स। अब आराम इतना जब वाई बाई एक्स आ जाएगा, तब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप ये है कि वाई बाई एक्स को आपको भी मानना है। लेट वाई बाई एक्स को आपने भी माना, वाई इक्वल्स टू भी एक्स, आप इसको डिफ्रेंशिएट करिए, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू भी का u इंटू भी लगेगा, तो भी को छापिए, एक्स का करिएगा तो डिफ्रेंशिएशन 1, फिर x को छापिए, अब भी का करिएगा तो डी वी बाई डी एक्स।
अब इस डी वाई डी एक्स का मान पूरा यहाँ पे बैठा दीजिए। तो मैंने v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स हम यही मान के चल रहे हैं, आप लोगों को होमोजेनियस का आइडिया है इसलिए हम बताते चले जा रहे हैं। ठीक है, 1 प्लस ये वाई बाई एक्स को आपने v माना तो v का स्क्वायर हो गया प्लस में v हो गया, यहाँ से आपका v कैंसिल हो गया। तो x डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू रूट अंडर 1 प्लस बी स्क्वायर। इतना होने के बाद अब आपको लगाना है सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मतलब v वाला एक तरफ x वाला एक तरफ, बस और कुछ नहीं। तो डी वी बाई रूट अंडर 1 प्लस भी स्क्वायर, अब बराबर में इस x को उधर भेजिए तो x हो गया, और आपका dx कहाँ गया, dx, ओके dx है ना, सॉरी वही, ओके। सो आपने इधर भेजा तो यहाँ पर dx आ गया और ये x नीचे आ गया। अब आप इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड, क्योंकि आपने तो कर लिया सिंपली सेपरेट कर लिया, तो आप इंटीग्रेट कर लीजिए। तो जब आप इंटीग्रेट करिएगा रूट अंडर 1 प्लस भी स्क्वायर का, तो इसका तो इंटीग्रेशन हम लोग पढ़े हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर अगर रहता है तो सिंपली इसका हो जाएगा आपको एज इट इज़। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं लॉग के साथ आ जाएगा, ये नीचे लिख लेते हैं लॉग भी प्लस रूट अंडर 1 प्लस भी स्क्वायर, ओके। बराबर में ये तो 1/x हो जाएगा आपका लॉग एक्स प्लस यहाँ पे, और हम लोग लिख लेंगे लॉग सी, क्योंकि लॉग 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 चल रहा है तो लॉग सी लेना बहुत ईजी रहेगा। जैसे लॉग गायब हो जाए, भी प्लस रूट अंडर 1 प्लस भी स्क्वायर। अब ये लॉग और एक्स, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग एक्स इंटू सी, लॉग ए इंटू बी, लॉग लॉग कैंसिल हो गया, तो भी प्लस क्या बच गया रूट अंडर 1 प्लस भी स्क्वायर इजिकल्स टू में आपका बच गया एक्स इंटू सी। अब भी का मान बैठा दीजिए वाई बाई एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू सी। भी का मान बैठेगा तो वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, तो वाई बाई एक्स प्लस इसको नॉर्मल तरीके से एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स इंटू सी, ये वाई बाई एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब नीचे एक्स स्क्वायर को रूट करेगा तो एक्स बचेगा इक्वल्स टू एक्स इंटू सी। अब ये एक्स मैच कर रहा है तो ले लीजिए एलसीएम टाइप का एक्स वाई प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब एक्स उधर भेज दीजिए, वाई प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उधर चल गया तो हो गया एक्स स्क्वायर इंटू सी। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, तो इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन सेक्शन सी का ये लास्ट क्वेश्चन है 30, ये एलपीपी से क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले तो ये जेड दिया हुआ है, जेड मतलब मैक्सिमाइज मिनिमम, यानी आपको पॉइंट फिजिबल रीजन के पॉइंट कॉर्नर पॉइंट निकाल के इसमें बैठाना होता है। अगर जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो कहला जाएगा मैक्सिमाइज। यहाँ सब्जेक्ट टू कंस्टेंट दिया हुआ है, देखिए ये आपके पास ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, और ये इक्वेशन है, और ये इक्वेशन है। हम सभी इक्वेशन को प्लॉट करते हैं। सबसे पहले देखिए दिखाते हैं एक्स प्लस वाई इजिकल्स टू 200, पहले बराबर दिया है ना, जो भी दिया है ये साइन से मतलब नहीं है, आप डायरेक्ट आप प्लॉट कर लो। प्लॉट करने के बाद आप यहाँ पे एक्स वाई लिख लो। अब एक्स में 0 होगा तो वाई मेरा 200 होगा, अच्छा वाई मेरा 0 होगा तो एक्स मेरा 200 होगा, है ना। अच्छा बाकी तो एक्स बराबर 40 है, एक्स और वाई बराबर एक्स बराबर मेरा 40, एक्स बराबर 20 और वाई इजिकल्स टू 0। चलो बाकी लेस देन इक्वल टू बाद में सिनेरियो समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं। तो 100 तक है तो आप पॉइंट प्लॉट करते हैं, चलिए ओके। तो थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इससे इजी रहेगा और समझने में। और हम कितना का ले लें डिफरेंस, 10 20 का डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। ये 0 मान लेते, ये 20, ये हो गया आपको 40, ये 60, ये 80, ये 100, ये 120, ये 140, ये 160, ये 180, ये 200। चलिए 200 तक सब 200 बना लिया, और क्या है ना। इसमें भी सेम सिनेरियो करते हैं, 20, 40, 60, 80, 100, 120 और ये 140 और ये 160 और ये 180 और ये
200। चलिए अब पॉइंट को प्लॉट करते हैं, 0 से 200 जरा देखा जाए तो 0 और 200, तो आपका x में 0 है, y में 200, ये पॉइंट हो गया। आप इसको लिख सकते हैं 0 से 200 और 200 0, तो ये 200 0 तो यहाँ आ रहा है, तो आप उसको 200 और 0 लिख सकते हैं। अब आप पॉइंट मिला दो उससे, तो ज़रा अगर हम इसको मिलाएं तो कुछ इस तरह का लाइन बना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है x = 40। आपको ही पता है, ग्राफ पढ़े होंगे बढ़िया से, तो 1 2, अगर x बराबर 1 होता तो y के पैरेलल बनता है, 2 होता है ऐसे बनता है। तो अगर 40 है तो 40 से पैरेलल, मतलब y का पैरेलल, तो ये मैंने 40 टेढ़ा बन रहा है, अच्छा कोई नहीं, ठीक है। तो समझिए ना, ये हो गया 40। ओके, तो ये 40 बना दिया। अगला है 20, तो 20 काफ़ी नज़दीक है, बगले में है, ठीक है। चलिए मैंने 20 बना दिया। सोचना ये है ना, ये एरिया कौन सा होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है लोग को। तो चलिए देखते हैं, ओरिजिन सबसे बेस्ट होता है, ओरिजिन पॉइंट 0,0 इसमें बैठाइए, x + y <, अब इसका काम ये पॉइंट है 0,0 200, मतलब 0 < 200, कंडीशन ट्रू या फॉल्स। तो देखिए कंडीशन तो ट्रू हो रहा है, मतलब ट्रू मतलब कि 200 तो बड़ा है 0 से, ट्रू है मतलब ये पॉइंट ट्रू है, तो ट्रू है तो भाई आ जाओ इधर, मतलब ये इधर की ओर सेड होगा, तो ये इधर की ओर सेड होगा। तो अगर हम इसको इधर की ओर हल्का हल्का सेड भी कर दे तो ये इधर की ओर सेड हो रहा है, ठीक है। ओके, चलिए इसका काम तो हो गया। नेक्स्ट वाला x < 40। तो अगर आप जरा नोटिस करते हैं तो ये पॉइंट x < ऐसे 40 है, तो हम 40 वाला लाइन देते हैं जरा ये वाला, और जरा देखते हैं कंडीशन मेरा, तो यहाँ वही ओरिजिन वाले 0 पॉइंट पिट करें ना सिर्फ, तो देखिए कंडीशन ऐसे भी आपका क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, तो मतलब ये लाइन इधर सेड होगा, तो ये इधर सेड होगा, तो आप इधर, ये लाइन इधर सेड होगा। थोड़ा सा हम थोड़ा सा ऐसे ऐसे बनाते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये लाइन का 40 वाला लाइन ऐसे सेड होगा, ठीक है। ओके, अब जरा ये 20 वाला देखा जाए, x में ऐसे करके 20, ओरिजिन से फिर पॉइंट लीजिए 0 ऐसे करके 20, देखिए 0 बराबर भी नहीं है, 0 बड़ा भी नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। तो ये लाइन जो है, ये वाला लाइन, ये लाइन इधर सेड नहीं होगा, ये उधर सेड होगा, तो इसका हम डॉटेड बना रहे हैं कि ये इधर सेड होगा, तो ये इधर सेड होगा, ये लाइन इधर सेड हो गया। और एक और था x y = 0, तो इसको हम y = 0 जो बोल रहे थे, यानी y बराबर, आपको भी पता y = 1 रहता तो x के पैरेलल बनता, अगर 0 है तो ये इस पे लाइन बनता, और ये बोल रहा है ऊपर की ओर, क्योंकि ये तो ओरिजिन है, तो ऊपर को कोई भी पॉइंट लेगा तो कंडीशन ट्रू होगा, 10 लेगा तो 10 < 0 होगा, तो कंडीशन ट्रू ही है, तो ऊपर की ओर सेड होगा, तो ये नहीं ऊपर, मतलब ले दे के ये वाला आ रहा है, देखिए ना, डॉटेड और स्ट्रेट और टेढ़ा टेढ़ा लाइन जो ऐसे लहर वाला बना है, इस लाइन में तो सिर्फ ये लाइन और लहर आ रहा है, ये सीधा लहर आ रहा है, इसमें डॉटेड और नॉर्मल लाइन आ रहा है, इसमें तीनों आ रहा है, देखिए डॉटेड भी आ गया, डॉटेड भी आ गया, लहर भी आ गया, सिंगल भी आ गया, मतलब ये वाला आपका मेन एरिया ये है। तो ऐसे देखा जाता है, कौन सा एरिया ले, तो ये वाला एरिया आपका, ये वाला, ठीक है, यानी ये वाला एरिया आपको चाहिए। तो इसका बस कॉर्नर पॉइंट उठाइए, कॉर्नर पॉइंट, देखिए ये पॉइंट तो आपको दिख रहा है 40,0, तो अब आपको मैक्सिमाइज करना है मेन ये वाला, तो इसके लिए आप टेबल बनाइए। तो ये मैंने टेबल बनाया, और ये मैंने लिख लिया z का मान, z = 400x + 300y, और पॉइंट पहला मिला मेरे को 40x, तो मैंने लिख लिया 40 0, तो ये 40 0, ये वाला पॉइंट कितना है देखिए, तो ये वाला 20, तो ये मेरा 20 0, ये वाला देखिए थर्ड पॉइंट क्या होगा। सबसे पहले तो ये 40 है, तो आपने मान लेते हैं यहाँ पे 40 लिखा, बट इसका एक्चुअल पता नहीं चल पा रहा है कि ये एक्चुअली ये है क्या, क्योंकि तो ग्राफ पे उतना एक्यूरेटली तो नहीं मिल पाएगा। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या था, x + y = 200 था, यही था ना। तो आपने x में 40 रख लिया, 40, जिससे y आपको मिल जाएगा 200 - 40, दैट मीन्स 160, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया 160। इस तरह ये पॉइंट कितना हो गया, तो ये पॉइंट तो एक लिख लेते हैं 40 और 160, और एक और पॉइंट मिल जाएगा हमको, ये वाला पॉइंट जो और शार्प कॉर्नर है 20। अब जब 20 अगर आप देखेंगे ना,
तो 20 बिठाइएगा तो इसमें आपको मिल जाएगा 180। तो ये सारा पॉइंट मिल गया 20 और एक 180। बस इन सभी पॉइंट को प्लॉट करिए, इसमें पुट करिए और जो भी वैल्यू आता है नोट करिए और वही मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे पॉइंट मेंशन करके पुट करके वैल्यू लिख दिए हैं। इसका 16,000, इसका 8,000, इसका 64,000, इसका 62,000। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमाइज पूछा था। मैक्सिमाइज आपको कितना है 64,000 पे। तो ये आपका मैक्सिमाइज हुआ और मैक्सिमम वैल्यू 64,000 कितना पे एट 40 एंड 160। ये आपका पॉइंट हो गया। तो इस तरह से निकलता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया और अच्छा लगा तो लाइक करिए, एटलीस्ट कमेंट करके बताइए कि आप अपना फीडबैक दीजिए कि आपको कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच।